शांति के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार दक्षिणी अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिए जाने की घोषणा नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा की गई है। यह घोषणा आज 10 अक्टूबर को अभी से थोड़ी देर पहले भारतीय समय अनुसार करीब 3 बजे की गई। ये हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिनका जन्म 7 अक्टूबर 1967 को हुआ था। ये वेनेजुएला की पॉलिटिशियन है। इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की है तथा वहाँ की लीडर ऑफ अपोजिशन है। पहले इन्होंने एक संस्था बनाई थी जो कि वोट मॉनिटरिंग का काम करती थी, जैसे भारत में एडीआर जैसी संस्था थी, है अभी। उसके संस्थापक का निधन हो गया अभी हाल ही में। तो इन्होंने पहले वोट मॉनिटरिंग संस्था, जिसका नाम सुमेत था, इसकी स्थापना की थी और उसके माध्यम से ये काम करती थी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए। फिर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी वेंटे वेनेजुएला स्थापित की और उसकी ये नेता के रूप में अभी काम कर रही हैं। ठीक है। 2018 में इनको बीबीसी द्वारा विश्व की 100 महत्वपूर्ण महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था और इसके अलावा टाइम मैगजीन में अभी 2025 में विश्व की पूरी निगाह आज घोषित किए जाने वाले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार पर जमी हुई थी। इसके दावेदारों में एक तरफ विश्व के सर्वाधिक अग्रणी माने जाने वाले देश के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता थे और दूसरी तरफ गरीबी, लाचारी, आर्थिक असमानता, तानाशाही झेलता हुआ एक छोटा सा देश वेनेजुएला के सबसे असहाय नेता मारिया कोरिना मचाडो थी। इसके बीच में हालांकि बहुत सारे विश्व के लोग नॉमिनेटेड थे, तो कुल 338 यानी 338 नॉमिनीज थे, जिसमें कि 244 पर्सन्स थे, व्यक्ति थे, और 94 ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ रहा होगा। एक तो 338 नॉमिनेशंस, उसके अलावा विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली नेता, और दूसरी तरफ इस गरीब राज्य और असमानता, तानाशाही का दंश झेलता हुआ ये देश की एक ऐसी महिला नेता जिसको कई तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है पिछले कई वर्षों से, और वो अपने जगह पर जमी हुई है और दिनों पर दिन वो मजबूती के साथ अपने लड़ाई को और डेंस कर रही है, सघन कर रही है, मजबूत कर रही है। मचाडो को इसके पहले 2024 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है, सखारोव प्राइज। ये भी इनको 2024 में मिला है और इनको इसके पहले वेक्लाव हावेल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये ह्यूमन राइट्स के लिए अवार्ड दिया जाता है और विश्व में काफी प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर सचमुच में कोई विजेता बन के निकला है तो वह है नोबेल पुरस्कार पर निर्णय करने वाली नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। वैसे तो नोबेल पुरस्कार 5+1 छह क्षेत्रों में दिया जाता है। 1 इसलिए अलग से बोले कि इकोनॉमिक्स को कभी कभी अलग माना जाता है, तो 5 क्षेत्रों में। लेकिन शांति का पुरस्कार ही वह पुरस्कार है जिस पर सभी की निगाह होती है तथा इसकी समीक्षा भी बड़े स्तर पर विश्व समुदाय की बड़ी भागीदारी के साथ होती है। कारण यह है कि बाकी क्षेत्र तो विशेषज्ञता एवं तकनीकी वाले क्षेत्र होते हैं, जिनकी उसमें रुचि होती है केवल वही उनको समझ पाते हैं। जैसे कि पिछले अभी 3-4 दिनों से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है। कई लोगों ने उसको देखा, समझा, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि उस पर कुछ विचार कर पाते हैं। जिनको भी दे दिया जाए
ठीक है, उनको लगता है कि ठीक ही हुआ है। क्वांटम को दे दिया गया, ठीक ही लगता है। लेकिन शांति का पुरस्कार जो है पूरे जनरल पब्लिक डोमेन में रहता है, और जिसको आसानी से विश्व समुदाय के सभी लोगों द्वारा देखा और समझा जा सकता है। 2025 का यह निर्णय जो लिया गया है वह पूरे विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह पुरस्कार एक क्रूर, सत्तावादी, तानाशाही, दमनात्मक शासन व्यवस्था के विरुद्ध शांति एवं लोकतांत्रिक मूल्यों से लैस एक ऐसी योद्धा को सम्मानित करता है जिस स्थिति में बड़े से बड़े योद्धा भी हथियार डाल देते हैं, समर्पण कर देते हैं। जिस देश की हिंसा एवं अन्याय से त्रस्त होकर 80 लाख लोग, ये डाटा नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा ही दिया गया है कि 80 लाख लोग अपने देश को छोड़ चुके हैं, छोड़कर भाग चुके हैं। कई लोग कारावास और अदालतों में कानूनी लड़ाई में पिस रहे हैं। वहां इस महिला योद्धा ने अनवरत अपनी लड़ाई को जारी रखा। सत्ता द्वारा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद भी ये गोलियों के बदले मतपत्र, ये इनका टैगलाइन था, गोलियों के बदले मतपत्र के आधार पर अज्ञातवास में रहने को मजबूर इस महिला को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार ने विश्व समुदाय के प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। कमेटी अपने आप को तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे उन लोगों को जो पूरे विश्व में अपने अपने जगहों पर तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण के कारण, हानि के कारण उनको समाप्त और कमजोर किए जाने के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके रक्षकों के बीच में अपने को पेश किया है। इसका कहना है कि चाहे वो कोई भी देश हो, स्वतंत्रता को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए, शब्दों से, साहस से और दृढ़ संकल्प से। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति पर सभी का ध्यान आकृष्ट कराया है। उसका कहना है कि वेनेजुएला शासन का सत्ता पर कठोर नियंत्रण और जनता का दमन दुनिया में कोई अनोखी बात नहीं है। उसका कहना है कि हम वैश्विक स्तर पर भी यही रुझान देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कमेटी ने कही है। सत्ता पर काबिज लोग दुनिया के शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, स्वतंत्र मीडिया को चुप करा रहे हैं, आलोचकों को जेल में डाल रहे हैं और समाज को सत्तावादी शासन और सैन्यीकरण की ओर ढकेल रहे हैं। ये कमेटी का कहना है। इसने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही है और इस समस्या की तरफ विश्व के सभी समुदाय के लोगों को का ध्यान जो है आकृष्ट कराया है। इसने कहा है कि 2024 में पहले से कहीं अधिक चुनाव हुए, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, और शायद इसी समस्या के समाधान के लिए कमेटी ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से मारिया कोरिना मचाडो को सम्मानित करके एक समाधान सुझाया है और विश्व की एकजुटता को दर्शाया है। हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक पर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आलोचनात्मक रूप से भी आप लिख सकते हैं इसको, और इसकी व्याख्या जो है आप कर सकते हैं। आमतौर से यह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रूप में ही आएगा और जिसका जवाब आप केवल इस वीडियो के आधार पर भी दे सकते हैं। थैंक यू।